जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो कुछ कहानियां अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये कहानियां जंगलों के घने साए और पहाड़ों की ऊंचाइयों में छिपी हैं। ये उन विद्रोहों की दास्तां हैं जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास ने कई बार भुला दिया। ये है आदिवासी बगावत की अनसुनी कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या जब एक बहुत बड़े साम्राज्य की ताकत अपनी जमीन और पहचान के लिए लड़ने वाले लोगों के इरादों से टकराई। आखिर आदिवासी इलाकों में वो कौन सी चिंगारी थी जिससे विद्रोह की एक ऐसी आग भड़की जो पूरे देश में फैल गई। चलिए इसी को समझते हैं। और फिर इतिहास के पन्नों से कुछ नाम गूंजने लगते हैं, जैसे संथाल विद्रोह। हमें ऐसे लीडर्स मिलते हैं जो अपने लोगों के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे, जैसे कि बिरसा मुंडा। और फिर एक शब्द आता है जिसका मतलब था एक महान हलचल, उलगुलान। हाँ, तो ये जो विद्रोह थे ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। असल में ये पूर्वी घाट से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक पूरे भारत के आदिवासी इलाकों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा थे। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच के समय से, जब विद्रोह की पहली चिंगारियां सुलगना शुरू हुई थीं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं खोंड समुदाय पर। देखिए, उनका इलाका कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैला था और लगभग 2 दशकों तक, मतलब 1837 से 1856 तक उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का जबरदस्त विरोध किया। लेकिन सवाल ये है कि ये विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार उनकी एक पारंपरिक प्रथा मेरिया, जिसे मानव बलि भी कहते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये उन्हें अपनी संस्कृति पर सीधा हमला लगा। और दूसरी तरफ नए नए टैक्स और फिर जमींदार, साहूकार जैसे बाहरी लोगों के आने से उनका शोषण भी बहुत बढ़ गया था। इस पूरे विद्रोह को जो लीड कर रहे थे वो थे एक युवा राजा चक्र बिसोई। लेकिन 1855 में वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे इस आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा। खैर, उनके बाद भी राधा कृष्ण दंड सेना जैसे नेताओं ने इस लड़ाई को जारी रखा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साल 1855 में राजमहल की पहाड़ियों की तरफ, जहां संथाल विद्रोह की आग भड़की। इसे लीड कर रहे थे सिद्धू और कान्हू, और ये विद्रोह बाहरी लोगों यानी जमींदारों, पुलिस और साहूकारों के शोषण के खिलाफ एक सीधी लड़ाई थी। ये विद्रोह इतनी तेजी से फैला कि उन्होंने बीरभूम तक एक बहुत बड़े इलाके को आजाद करा लिया। लेकिन इस बगावत का जो जवाब दिया गया वो बहुत ही क्रूर था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए ऐसा अनुमान है कि करीब 15,000 से 20,000 संथालों को मार दिया गया। ये नंबर बताता है कि ये संघर्ष कितना भयानक रहा होगा। संथालों को तो दबा दिया गया, पर आप जानते हैं, प्रतिरोध की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते विद्रोह की ये लपटें एक बार फिर देश के दूसरे हिस्सों में भड़क उठीं। साल 1879-80 में पूर्वी गोदावरी इलाके में हुआ कोया विद्रोह, और यहाँ भी जब हम कारणों को देखते हैं तो कहानी लगभग वैसी ही लगती है जैसी हमने पहले देखी। जंगलों पर उनके पारंपरिक अधिकार छीने जा रहे थे, पुलिस की जबरदस्ती वसूली चल रही थी, और नए नियमों ने तो उनकी ताड़ी बनाने जैसी पारंपरिक चीजों पर भी रोक लगा दी थी। इस विद्रोह को लीड कर रहे थे तुम्मा सोरा, लेकिन इसका अंत बहुत अचानक और हिंसक हुआ। पुलिस ने सोरा को गोली मार दी और अपने नेता की मौत के साथ ही ये पूरा आंदोलन बिखर गया। और अब हम आते हैं उस विद्रोह पर जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से हम जानते हैं। ये था मुंडा विद्रोह। और इस महान हलचल, इस उलगुलान के जो हीरो थे वो थे बिरसा मुंडा। जब मुंडा समुदाय खेती के संकट और अपनी संस्कृति पर हो रहे हमलों से परेशान था, तब बिरसा उनके लिए एक उम्मीद बनकर उभरे और उन्होंने 1899-1900 के बीच इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मुंडाओं का ये गुस्सा आखिर था किसके खिलाफ? एक शब्द में कहें तो दिकू। दिकू यानी बाहरी लोग, जैसे नए जमींदार, ठेकेदार और साहूकार। इन्हीं लोगों ने मुंडाओं की पारंपरिक खुंटकट्टी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जमीन पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे कबीले का अधिकार होता था। उनका मकसद, उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, जमीन के असली मालिकों के तौर पर अपने हक को दोबारा पाना और बिचौलियों के साथ साथ अंग्रेजों को भी अपनी धरती से बाहर निकाल देना।
इसीलिए इसके बड़े पैमाने को देखते हुए, इसकी तीव्रता को देखते हुए इसे उलगुलान कहा गया। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक जबरदस्त उथल-पुथल थी। लेकिन इतने बड़े नेता का इस महान आंदोलन का अंत बहुत दुखद हुआ। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को धोखे से पकड़ लिया गया और फिर कुछ ही महीने बाद 9 जून को रांची की जेल में बहुत ही रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई और इसके साथ ही ये महान विद्रोह भी थम गया। तो ये थी इन बड़े विद्रोहों की कहानी। अब ऐसा करते हैं, इन सारे जरूरी फैक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, इस टेबल में हम चारों विद्रोहों को एक साथ देख सकते हैं। खोंड, संथाल, कोया और मुंडा। उनका समय, उनका इलाका, उनके नेता और सबसे जरूरी उनके विद्रोहों के कारण। जब हम ऐसे तुलना करते हैं तो इन सभी आंदोलनों के बीच का जो कॉमन पैटर्न है वो साफ साफ समझ में आता है। हाँ, ये सच है कि इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए। ये हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं होता, बल्कि उन लोगों की भी कहानी है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी पड़ताल आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इतिहास के ऐसे ही और विषयों को और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो अपने विचार हमें जरूर बताइए। और आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि जमीन, पहचान और इंसाफ के लिए संघर्ष की ये कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने का हिस्सा नहीं है। इनकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है और ये हमें याद दिलाती है कि हमारे आज को समझने की चाबी इतिहास में ही छिपी है।